वर्ड सुनते हो गुडविल तो आपके दिमाग में क्या आता है? मिठाइयां तो सोनू स्वीट्स की भी सही हैं और हल्दीराम की भी सही हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाले वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो मेरे को रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, इस चीज को मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है आपने ना इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया। अब ये गुडविल अराइज कैसे होती है सर? सर गुडविल अराइज होने के ना बहुत सारे रीजन। तो सर यहाँ पर एयरटेल की 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे डाली हुई है कि लोगों को पता है कि अगर मैं टाटा की गाड़ी में बैठा हूं तो मैं सेफ। एक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिस बिट्टू टिक्की वाला एक कॉम्पिटिटर आ चुका है जिसकी वजह से हल्दीराम की सेल। तो ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों, गुडविल कितने टाइप की होती है, समझ में आए कि आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है ना, गुडविल एक्चुअली बैलेंस शीट में कहाँ दिखती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स आसान है। तो बच्चों आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। सर फाइनली हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप तो हो चुका है खत्म। हाँ जी बच्चों, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत टाइम लगा के हम लोगों ने उस चैप्टर को खत्म किया है सर। अब सर हमारे पास आता है एक छोटू सा क्यूटू सा चैप्टर, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है ना सर, इस चैप्टर में सर आप मान लो 3 से 4 क्लासेस लगेंगी हमारी, और बहुत छोटी छोटी क्लासेस लगेंगी। अराउंड 20-25 मिनट्स की आपकी एक क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और काफी सारी इलस्ट्रेशन टीएस ग्रेवाल की बच्चों हम लोग क्लास में ही सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपका थियरी और प्रैक्टिकल एक साथ प्रिपेयर हो जाए और आप लोग रेडी हो जाओ बोर्ड्स और सीयूईटी के लिए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग गुडविल से। आप जल्दी से मेरे को बताओ कि जब आप वर्ड सुनते हो गुडविल तो आपके दिमाग में क्या आता है सर? सर मेरे दिमाग में तो गुडविल से आता है ब्रांड, रेप्यूटेशन। ठीक है ना, किसी चीज ने अगर अपनी मार्केट में एक रेपो बनाई है उसको बोलते हैं सर गुडविल। करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपके लिए ना एक एग्जांपल रेडी किया हुआ है, जिससे आप लोगों को पहले एक लेमन लैंग्वेज में, एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझाता हूं कि गुडविल का मतलब क्या होता है सर। मान लीजिए सर आपके ना घर पे गेस्ट आते हैं, ठीक है ना, और हाई प्रोफाइल गेस्ट आते हैं, यानी कि काफी अच्छा बैकग्राउंड है उन लोगों का, काफी अमीर लोग हैं वो। ठीक है, तो सर आपने क्या किया, आपको आपके फादर ने बोला कि बच्चा जाओ मार्केट से ना कुछ मिठाइयां ले आओ गेस्ट के लिए। आपने बोला ठीक है। आप सबसे पहले जाते हो, आप आपके मोहल्ले में आप देखते हो सर, मोहल्ले में आपके पास एक दुकान है सोनू स्वीट्स, ठीक है ना, और थोड़ा सा अगर आप ड्राइव करके 2-3 किलोमीटर अपने घर से आगे जाते हो तो वहां पर हल्दीराम्स भी है। अब आपने सोचा यार मिठाइयां तो सोनू स्वीट्स की भी सही हैं और हल्दीराम की भी सही हैं, लेकिन क्योंकि गेस्ट मेरा हाई प्रोफाइल है ना, वो ये देखेगा ये मिठाइयां आई कहां से हैं। तो ऑटोमेटिकली ना आपके दिमाग में पिक्चर आएगी कि अगर मेरे को अपने गेस्ट के आगे इंप्रेशन जमाना है तो मैं ना मिठाइयां ले जाता हूं हल्दीराम से। अब सर ये क्यों आए आपके दिमाग में, ये सोचने वाली बात है सर, क्योंकि हल्दीराम अपने आप में एक ब्रांड है मार्केट में। ठीक है ना, सालों साल बिजनेस करके उसने अपनी एक रेप्यूटेशन बनाई है, एक लॉयल कस्टमर बेस बनाया है। ठीक है ना, एक ब्रांड है कि जिसने हल्दीराम देखा ना, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि यार इसकी मिठाइयां तो अच्छी ही होने वाली है, यहां पर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो सर यही है, एक लेमन एग्जांपल में बोलूं तो अगर आप मिठाई लेने जाते हो और मोहल्ले वाली सोनू स्वीट्स है और हल्दीराम है, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा कहां इंक्लाइंड होगे सर? हल्दीराम की तरफ। ऑल्दो वो आपके बजट पे भी डिपेंड करेगा, बट मन में तो आएगा ना यार काश मैं मिठाई हल्दीराम से ले पाता। ऐसे ही सर आप मान लो छोले भटूरे लेने जाते हो तो कोई एक रेहड़ी पे भी छोले भटूरे बेच रहा है और छोले भटूरे आपके हल्दीराम पे भी बिक रहे हैं, तो आपका मन तो करता है सर मैं हल्दीराम से ही खरीदूं। ठीक है ना, फिर आपकी चाहे पॉकेट अलाउ करे या ना करे। तो सर यही होता है गुडविल, यही होता है इसका मतलब लेमन लैंग्वेज में। अब सर आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, मैंने ये बहुत कॉमन एग्जांपल लिया है ताकि एक पिक्चर आपके दिमाग में बन पाए कि गुडविल का एक्चुअली मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर गुडविल का एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग क्या है सर। गुडविल का डिक्शनरी मीनिंग होता है बच्चों फ्यूचर में होने वाले वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो मेरे को रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। और सर वो रिटर्न कितना होगा, जो नॉर्मल बिजनेस, अपने नॉर्मल सिमिलर बिजनेसेस जितना रिटर्न कमा रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा मैं कमाऊंगा। कहने का मतलब सर, एक एग्जांपल लो, मान लो आपकी एक मेडिसिन, एक फार्मा कंपनी आपके पास, ठीक है, बाकी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं मार्केट में, लेट्स से जीएसके है, मैनकाइंड है, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनीज हैं, सन फार्मा है, बहुत सारी कंपनी है। मान लो आपने एक कंपनी स्टार्ट करी, लेट्स से XYZN कंपनी, ठीक है ना, आपकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो रिसर्च करती है और अलग अलग तरीके की मेडिसिन बनाती है। मान लो मार्केट में एक एपिडेमिक आ जाता है, जैसे कोविड आया, ऐसे कोई एक सिमिलर एपिडेमिक आ गया। अब सर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन हुआ क्या, आपने रिसर्च करके एक टेक्नोलॉजी ऐसी ढूंढ निकाली जिससे उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ठीक है ना, और आपने क्या किया सर, आपने ना इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया। अब सर पेटेंट करा लिया उसका क्या मतलब है सर,
आपने अपनी इस टेक्नोलॉजी को रजिस्टर करा लिया। अब कोई भी कॉम्पिटिटर आपका जैसे जीएसके, सन फार्मा, मैनकाइंड इस टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर सकता। तो सर इससे क्या फायदा होगा आपको? सर अब आपके पास उस एपिडेमिक की बीमारी का क्योर है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा सर, आपने मेडिसिन बना ली, आपकी दवाई की सेल बढ़ेगी मार्केट में, कस्टमर्स को आपके ब्रांड पे ट्रस्ट होगा, आपका एक सॉलिड कस्टमर बेस बनेगा। फ्यूचर में आपकी क्या होगी सर, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और अल्टीमेटली आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन बढ़ेगी सर। तो सर गुडविल क्या करती है सर, गुडविल फ्यूचर में होने वाले उन इकोनॉमिक बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू है that will help me to earn more than normal return on investment. When I say normal return on investment, इसका मतलब इसी बिजनेस में या इसी इंडस्ट्री लाइन में बाकी जितने मेरे कॉम्पिटिटर जितना रिटर्न कमा रहे हैं, ये गुडविल मेरे को हेल्प करेगी उनसे थोड़ा ज्यादा कमाने में या कहीं ज्यादा कमाने में, ठीक है। ओके सर। अब सर गुडविल टैंजिबल एसेट होता है या इंटैंजिबल? अरे सर क्या टैंजिबल इंटैंजिबल, पहले मतलब तो बताओ टैंजिबल इंटैंजिबल का, अभी बता देते हैं सर। टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं बच्चों जिनको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, जिनका एक फिजिकल सब्सटेंस है, जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड, ठीक है ना। जैसे कि मेरे हाथ में अगर ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है सर, ये क्या है सर, टैंजिबल एसेट है। ऑन दी अदर हैंड कुछ मेरे ऐसे एसेट्स, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू मतलब जिनको मैं छू नहीं सकता। मान लो मेरी एक सीए फर्म है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ, मैंने एक सीए फर्म शुरू कर रखी है मार्केट में और एक बहुत सॉलिड मैंने अपना एक क्लाइंट बेस बनाया हुआ है सर। क्यों? क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को पता है कि रक्षित के पास नॉलेज है, रक्षित के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो मेरी जो मार्केट में रेप्यूटेशन बनी हुई है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं ना सर, वो होती है गुडविल। तो सर इनटैंजिबल एसेट कौन से होते हैं सर, जिनको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। आप बताओ, आप गुडविल को छू सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं ना सर। लेकिन ये गुडविल क्या है सर, इनटैंजिबल फॉर्म में, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, स्टिल आपको हेल्प करेगी फ्यूचर में हायर रिटर्न्स अर्न करने में, ठीक है ना। तो सर ये होता है इनटैंजिबल एसेट्स। इट हेल्प्स इन अर्निंग मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। सर इस चीज को मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है कि सेम इंडस्ट्री में मेरे बाकी कॉम्पिटिटर्स जितना कमा रहे हैं वो होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और उनसे ज्यादा अगर मैं कमा रहा हूं उसको बोलूंगा मैं आई एम अर्निंग हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। और कौन हेल्प करता है हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट कमाने में सर? गुडविल हेल्प करती है। ओके सर, अब ये गुडविल अराइज कैसे होती है सर? सर गुडविल अराइज होने के ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और बिजनेस टू बिजनेस फर्क पड़ सकता है इसका। सर एग्जांपल ले लेते हैं। ओके सर, मान लीजिए टाटा ने अपनी फैक्ट्री डाली जमशेदपुर में, ठीक है ना। अब सर जमशेदपुर में आपको पता है एक आयरन बेल्ट है, वहां पे आयरन बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। बट सर वहां पे क्या है ना, वहां पे लैंड थोड़ा महंगा है, बट टाटा के पास इनफ फंड्स थे, तो टाटा ने क्या करा, एक एडवांटेज लिया, अपनी फैक्ट्री वहीं सेटअप कर दी और अपना सारा आयरन, अपना लोहा प्रोक्योर करने लग गए वहां पे। तो सर क्या मैं बोल सकता हूं कि टाटा को एक लोकेशन का एडवांटेज मिला? यस सर। ओके सर, या फिर मान लो टाटा ने क्या करा, अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए। टाटा ने आज की डेट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। या मान लो टाटा की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब सर मार्केट में एक चीज मशहूर है, टाटा का लोहा। टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं सर 5 स्टार रेटिंग आती है उनकी एनकैप में, यानी कि अभी मैं इंजन या परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, ये एक डिस्प्यूटेबल टॉपिक हो सकता है, बट एक चीज है जो मार्केट में इस्टेब्लिश्ड है और वो है सर टाटा की गाड़ियों की सेफ्टी, राइट। टाटा की गाड़ियों की सेफ्टी एकदम रॉक सॉलिड होती है, 5 स्टार रेटिंग होती है सर। तो टाटा के पास एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। और सर वो किस चीज से बना, टाटा ने ऐसा मार्केट में इस्टेब्लिश कर दिया अपनी गाड़ियों की फीचर से या अपनी गाड़ियों की क्वालिटी से कि लोगों को पता है कि अगर मैं टाटा की गाड़ी में बैठा हूं तो मैं सेफ हूं। तो सर एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बन गया टाटा का, करेक्ट सर। या टाटा के पास मान लो कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है अपने इंजन की, जो सिर्फ टाटा ही यूज कर सकता है अपने इंजन में, तो सर उससे भी क्या होगा, टाटा को हेल्प मिलेगी ज्यादा सेल करने में, ज्यादा प्रॉफिट करने में और अल्टीमेटली एक अच्छा ब्रांड मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए। आई होप सर आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझाने में, तो फटाफट से एक बार आप इस डेफिनेशन का और गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर, हमने बात कर ली गुडविल क्या होती है और गुडविल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर। अब आपको यह जानना बहुत जरूरी है बच्चों, गुडविल कितने टाइप की होती है। सर गुडविल होती है मेरी 2 टाइप की। अब सर ये कौन कौन से गुडविल होती हैं सर? सर पहली तो वो गुडविल जो आपको समझ में ही आ रही होगी, जितना मैंने एग्जांपल से बताया। हल्दीराम का ये एग्जांपल लिया कि हल्दीराम ने अपनी इतनी अच्छी क्वालिटी सर्व करी हाइजीन के मामले में, टेस्ट के मामले में, कि धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हल्दीराम एक ब्रांड बनता चला गया।
उसको बोलते हैं सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी कि मैंने बिजनेस में एफर्ट लगाने से, ठीक है ना, हार्डवर्क करने से जो कस्टमर का ट्रस्ट जीता, उससे एक सॉलिड कस्टमर बेस बनाया, धीरे धीरे मैंने अच्छे प्रॉफिट्स कमाने स्टार्ट करे सर, वो मैंने खुद के एफर्ट से करे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सर हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सर अब एक बात बताओ, जब मैं अकाउंटिंग करता हूं, जब मैं अपनी एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता हूं, तो क्या मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल को उसमें डालता हूं? आंसर इज नो सर। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं होती है। और क्यों नहीं होती, अब मैं उसका लॉजिक आपको समझा देता हूं। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं होती है क्योंकि हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है, जो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करता है। सर इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में वो बोलता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने वाले हैं उससे, प्लस देयर शुड बी अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व। अब सर व्हेन आई से कंसिडरेशन इन्वॉल्व मतलब पैसे का एक्सचेंज होना चाहिए। अब एक बात बताओ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या कोई पैसे का एक्सचेंज है? नहीं है ना सर। आप सिर्फ अपने एफर्ट डाल के हायर प्रॉफिट्स कमा रहे हो, बट क्या गुडविल के लिए कोई आपने कुछ पैसा दिया या लिया? नहीं ना सर। तो इसी चक्कर में सर हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि वो AS 26 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट का एक जो फीचर होता है कंसिडरेशन इन्वॉल्व, उसको फेल कर देता है। तो सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी आपकी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है सर। ऑन दी अदर हैंड दूसरे टाइप की गुडविल होगी सर परचेज्ड गुडविल। अब सर परचेज्ड गुडविल का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझना। मान लो सर, अपनी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए हल्दीराम्स का एग्जांपल लेते हैं। हल्दीराम्स के टक्कर में ना एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में उतर गया, मान लो बिट्टू टिक्की वाला, ठीक है ना। ऑल्दो रियल लाइफ में ऐसा एक्विजिशन नहीं हुआ है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसको समझना। हल्दीराम ने नोट करा सर हल्दीराम की सेल ओवर द पीरियड उस रेट से ग्रो नहीं कर रही है। मान लो पिछले 3 साल से वो 10% से ग्रो कर रही थी हर साल सेल, बट हल्दीराम ने देखा यार इस साल ना मेरी सेल सिर्फ 4% से बढ़ी है। हल्दीराम ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। हल्दीराम ने अपने एनालिस्ट मार्केट में छोड़े। हल्दीराम को पता चलता है कि मार्केट में ना एक नया कॉम्पिटिटर आ गया बिट्टू टिक्की वाला, जो वही हाइजीन ऑफर कर रहा है, सेम क्वालिटी ऑफर कर रहा है, बट कम प्राइजेस में ऑफर कर रहा है। हल्दीराम ने सोचा कि भाई अब हल्दीराम को कोई टेंशन, बिट्टू टिक्की वाला एक कॉम्पिटिटर आ चुका है जिसकी वजह से हल्दीराम की सेल उस रेट से ग्रो नहीं करी जो पिछले 3 साल से ग्रो कर रही थी। हल्दीराम ने सोचा मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपनी क्वालिटी को और बढ़ा दूं सर, लेकिन उससे क्या होगी, हल्दीराम की कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी और उनकी प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएंगे। तो हल्दीराम ने सोचा यार ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, इसमें मेरे को अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी या मैं कॉस्ट कम करूं, दोनों ही चक्कर में क्या है मेरे को नुकसान होगा। हल्दीराम ने सोचा एक काम करते हैं, अभी तो ये बिट्टू टिक्की वाला ना ग्रो कर रहा है, अभी तो ये बेबी स्टेज पे, अभी ही इसको पकड़ के अपने साथ मिला लेते हैं। तो इससे क्या होगा सर, बिट्टू टिक्की वाला भी खुश कि वो हल्दीराम के साथ जुड़ गया, अब उसको हल्दीराम के बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि हल्दीराम को ऑलरेडी एक मार्केट में बेस है, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, तो बिट्टू टिक्की वाला को भी एक ब्रांड मिल जाएगा। और हल्दीराम ने क्या करा सर, अपना उगता हुआ अपना उगता हुआ कॉम्पिटिटर इनिशियल स्टेज पे ही खत्म कर दिया सर, ठीक है ना। तो सर जब भी हम किसी एक बिजनेस को एक्वायर करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, उसकी जितनी नेट एसेट्स की वैल्यू होती है सर, अब नेट एसेट्स का क्या मतलब होता है सर, उसके सारे एसेट्स माइनस उसकी लाइबिलिटी। तो जो एक्सेस ऑफ एसेट्स होता है लाइबिलिटी के ऊपर, अगर उन नेट एसेट्स के ऊपर अगर हम उस बिजनेस को कुछ पे करते हैं ना सर, उसको बोलते हैं हम गुडविल। क्यों? क्योंकि हम उसकी गुडविल के लिए ही थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल में मान लो बच्चों, बिट्टू टिक्की वाला एग्जाम्पल हमने लिया, बिट्टू टिक्की वाला का, राइट। बिट्टू टिक्की वाला के बच्चों मान लो नेट एसेट्स का मतलब उसके एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, मान लो उसके नेट एसेट्स हैं 1 करोड़ के, ठीक है ना सर, बट यहां लिख देते हैं हम लोग नेट एसेट्स, बट हमने क्या किया सर, 1 करोड़ के बदले में, अब आइडियली आप क्या बोलोगे, एज अ रैशनल पर्सन आप बोलोगे यार मान लो तेरे नेट एसेट्स 1 करोड़ के हैं, ये पकड़ 1 करोड़ रुपए और तेरा बिजनेस आज से मेरा। बिट्टू टिक्की वाला बोलता है सर इतनी आसानी से नहीं, मेरा एक नाम बन चुका है मार्केट में, ठीक है ना, अगले साल इससे भी ज्यादा सेल करूंगा और अच्छे खासे नेट एसेट्स होंगे मेरे। हमने बोला चल एक काम कर, 1 करोड़ के तेरे नेट एसेट्स है ना, तू भी क्या याद रखेगा, चल 1 करोड़ 20 लाख ले ले, ठीक है ना, ये हमने उसको कंसिडरेशन दे दिया या कैश पे कर दिया। अब सर फटाफट से मेरे को एक बात बताओ, इस 1 करोड़ के बदले में जो हमने 1 करोड़ 20 लाख दिए, तो बदले में जो हमने बच्चों 20 लाख एक्स्ट्रा दिए, सर ये क्या है सर, सर यही तो बिट्टू टिक्की वाला की गुडविल है।
जिसके लिए हमने थोड़े एक्सेस पैसे दिए बिट्टू टिक्की वाला को, राइट सर। तो यही होती है बच्चों मेरी परचेज्ड गुडविल, और परचेज्ड गुडविल ही रिकॉग्नाइज होती है हर बार बुक्स में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होती है। और सर क्यों होती है? क्योंकि सर हमें पता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स यहां से आएंगे, प्लस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया AS 26 के हिसाब से इनटैंजिबल एसेट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से वो बोलता है देयर शुड बी अ एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां पर कंसिडरेशन हो रहा है ना सर, एक्सचेंज। ये जो हम 1,20,00,000 उसके नेट एसेट्स के बदले में दे रहे हैं, यही तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। तो सर ये फिट हो गया मेरी इंटैंजिबल एसेट की डेफिनेशन में। और क्योंकि ये AS 26 के हिसाब से इंटैंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, तो सर हम हमेशा परचेज्ड गुडविल को ही रिकॉग्नाइज करते हैं बुक्स में, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। आई होप दिस इज क्लियर सर। टाइप्स ऑफ गुडविल किन दो टाइप की होती है, इसको क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं, और सेल्फ जनरेटेड को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते हैं सर। अब सर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी शीट पे, ठीक है ना, आपकी स्लाइड पे, सॉरी, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। सर ये क्या लिया है मैंने, सर आपने नाम सुना होगा भारती एयरटेल का, ठीक है ना। एयरटेल एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, रिलायंस का नाम सुना होगा, वोडा का नाम सुना होगा। सर ऐसी मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है एयरटेल। तो सर यहां पर एयरटेल की 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट मैंने यहां पे डाली हुई है, ठीक है ना। तो उसमें अगर आप बच्चों एसेट साइड में ध्यान से देखोगे ना सर, तो आप देख पाओगे कि यहां पर एक एसेट आ रहा है मेरा, और सर वो एसेट कौन सा है सर, यहां पे जरा गौर फरमाइएगा सर, ये है गुडविल। ऊपर से आप देखो नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट ऑफ यूज एसेट्स, और चौथा क्या आ रहा है सर, गुडविल। सर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, ठीक है ना। हो सकता है आपको स्क्रीन पे ध्यान से ना दिखे, तो थोड़ा एक बार आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। फोर्थ एसेट मेरा गुडविल का आ रहा है सर, और इसके आगे नोट क्या लिखा हुआ है सर, नोट नंबर 6। अब सर हमने एक चीज तो देख ली कि बैलेंस शीट में गुडविल तो आ रही है सर, ठीक है। अब लेकिन एक बात है सोचने वाली, ये कौन सी गुडविल है सर, ये डेफिनेटली सर वो गुडविल होगी जब एयरटेल ने कोई एक अपना दूसरा बिजनेस एक्वायर किया होगा ना, उस टाइम पे जो गुडविल जनरेट हुई होगी सर, ये वो वाली गुडविल है। एयरटेल ने ओवर द पीरियड अच्छी परफॉर्मेंस करने से जो खुद के लिए रेपुटेशन बनाई है सर, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है। ये वो गुडविल है जो एयरटेल ने कोई और धंधा एक्वायर किया होगा उस टाइम जनरेट हुई होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सर, बैलेंस शीट में पहला मेरा पर्पस क्या था ये दिखाने का, पर्पस ये था आपको समझ में आए कि बैलेंस शीट में गुडविल कहां दिखती है और कौन सी वाली गुडविल दिखती है सर। ये है सर परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं आती। अब सर यहां पे एक बात बताओ, गुडविल आ तो गई बुक्स में, अब सर गुडविल को हर साल हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं सर, गुडविल को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं ना सर, गुडविल की एक यूजफुल लाइफ होती है। कहने का मतलब मेरे को एक एस्टिमेशन लगाना होता है कि ये गुडविल मेरे को कितने सालों तक हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करेगी। मान लो मैंने यूजफुल लाइफ निकाली 10 साल, तो सर, और मान लो जब मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस एक्वायर करा, मेरी गुडविल की वैल्यू है 100 रुपए, तो सर मैं क्या करूंगा, पहले साल 100 पे रिकॉग्नाइज करूंगा, फिर हर साल अपनी गुडविल को अमोर्टाइज करता जाऊंगा सर। अमोर्टाइज करने का मतलब सर डेप्रिसिएशन ही होता है ये, बट डेप्रिसिएशन हम बच्चों फिजिकल एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होते हैं सर फिजिकल एसेट्स। गुडविल क्योंकि इंटेंजिबल एसेट होता है सर, उस केस में डेप्रिसिएशन की जगह ना हम बोलते हैं सर अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन की जगह बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। पर्पस वही है, हर साल गुडविल की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये आने वाले 10 साल तक ही हमें हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करेगी, राइट। तो हर साल मेरे को एक एक साल की वैल्यू कम करती जानी होगी इसमें। सर इसका नोट नंबर 6 अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने क्या किया है यहां पर, इसी वैल्यू को, ये जो 1083 आ रहा है ना सर, 1083 का पूरा ब्रेकअप दिया है, ये किस तरीके से आ रहा है सर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, ये 31 मार्च की वैल्यू, अगर मैंने कुछ अमोर्टाइजेशन करा तो ठीक है, और अगर नहीं करा, यही बन गई सर मेरी 31 मार्च 2025 की वैल्यू। अब सर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपके ये सिलेबस में नहीं है। एक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम इंडेस बोलते हैं सर। इंडेस के हिसाब से अब क्या होने लगा है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं बच्चों, प्रैक्टिकली आप आने वाले टाइम में इसको सीखोगे। सर प्रैक्टिकली क्या होता है, इनटैंजिबल एसेट स्पेशली गुडविल, सर गुडविल का ना हर साल एक इंपेयरमेंट टेस्ट होता है, अमोर्टाइजेशन नहीं होता है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी भी अमोर्टाइजेशन होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको, ताकि आने वाले 4 साल बाद, 5 साल बाद जब भी ये चीज आप पढ़ोगे ना, एक बार आपको मेरी याद आए कि हाँ हमारे सीए भैया ने ना क्लास में ये चीज हमें बताई थी कि एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट होता है गुडविल का, अमोर्टाइजेशन नहीं होता है। बट ये बहुत हायर लेवल की बात है, इंडियस आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों।
इनफैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो एक्चुअली है सर वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, जहां पर हम गुडविल निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। गुडविल अलग अलग मेथड से निकालना सीखेंगे। ये सिर्फ मैं क्यों बता रहा हूं सर, ताकि आपको समझ में आए कि आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है ना। गुडविल एक्चुअली बैलेंस शीट में कहां दिखती है, जब आप बड़ी कंपनीज की, बड़ी पार्टनरशिप फर्म्स की बुक्स देखोगे, ठीक है। चलिए सर, अब पार्टनरशिप में गुडविल की बात कहां से आ गई सर, उस पर और चर्चा करते हैं, और इस लेक्चर को फिर हम लोग वाइंड अप कर देंगे सर। सर एक बात बताओ, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, एक सीए फर्म है, जिसमें 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना सर। तीनों पार्टनर पिछले 10 साल से जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छी खासी रेप्यूटेशन मार्केट में उन्होंने बना ली है, ठीक है। इनकम टैक्स का कोई भी मैटर अगर फंसता है ना, सबको पता है हमें कहां जाना है सॉल्व कराने, XYZN कंपनी के पास, क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि हमारे केस को वो सॉल्व करवा ही देंगे। हुआ क्या, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई होते हैं, मिस्टर ए, ठीक है ना। मिस्टर ए अप्रोच करते हैं XYZN कंपनी को, तीनों पार्टनर्स मिलके तीनों पार्टनर्स के पास जाते हैं और ये चारों एक मीटिंग करते हैं, ठीक है ना। मिस्टर ए को वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में रखने के लिए एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर ए एक बहुत ही ब्राइट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तीनों ने मिलकर जब मिस्टर ए का इंटरव्यू लिया, उन्हें समझ में आ गया मिस्टर ए में बहुत पोटेंशियल है। बट सर एक बात बताओ, क्या मिस्टर ए को यहां पे एक एडवांटेज मिल रहा है? हाँ सर, बिल्कुल एडवांटेज मिल रहा है। वो ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप फर्म, एक वेल एस्टैब्लिश्ड सीए फर्म के साथ जुड़ रहा है, तो उसको क्या होगा सर, शुरू से ही अच्छे क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू से ही वो अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर देगा। वहीं ऑन दी अदर हैंड, अगर वो स्क्रैच से अपनी सीए प्रैक्टिस बिल्ड करता, तो शायद उसको एकदम से इतना अच्छा क्लाइंट बेस नहीं मिलता, इतना जल्दी वो इतने प्रॉफिट्स नहीं कमा पाता, राइट सर। अब सर इसी एग्जांपल को इस बोर्ड पे पुट ऑन करते हैं, ठीक है ना सर। पार्टनरशिप फर्म में नीड कब आती है गुडविल को वैल्यू करने के लिए? या तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या फिर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जैसा मैंने पिछले एग्जांपल में लिया, तो नया पार्टनर जब आएगा उसको ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म के रेप्यूटेशन एंजॉय करने का फायदा मिलेगा सर, करेक्ट सर। या कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो जब वो पार्टनर रिटायर हुआ, उसकी एक रेप्यूटेशन थी मार्केट में, ठीक है, उसका एक प्रॉफिट शेयर था बिजनेस में। अब जब वो छोड़ के चला गया, उसका प्रॉफिट शेयर सर क्या होगा, बाकी पार्टनर्स में बटेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए। तो सर क्या मैं बोल सकता हूं उसकी रेप्यूटेशन को वो उसके जाने के बाद भी यूज करेंगे, करेक्ट सर। तो हम गुडविल को वैल्यू करते हैं उस टाइम पे। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी गुडविल वैल्यू होती है सर। या फिर कोई फर्म बिक जाती है, या 2 फर्म आपस में मिल जाती हैं, तो भी दोनों की रेप्यूटेशन मर्ज हुई, ठीक है ना। मान लो 2 पार्टनरशिप फर्म है, दोनों का मार्केट में अच्छा नाम है, अब दोनों मिल गई, ठीक है ना, तब भी गुडविल। अब क्या हुआ, 1 और 1 11 बन गए, दोनों वेल रेप्यूटेड है, दोनों आपस में मर्ज होकर एक सिंगल फर्म बन गई, तो क्या मैं बोल सकता हूं वहां पर भी एक अच्छी खासी गुडविल अराइज होगी? यस सर। या फिर एक अच्छी खासी रेप्यूटेड फर्म बिक गई किसी और के पास, तो भी अब जिसके पास वो गई वो फायदा उठाएगा इस फर्म की रेप्यूटेशन का, करेक्ट सर। तो सर ये कुछ 4-5 केसेस हैं जो एस्टैब्लिश करते हैं कि हमें क्यों नीड पड़ती है पार्टनरशिप फर्म के केस में गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। आधे बच्चों को क्या होता है ना सर, पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग खत्म हो जाती है, समझ में ही नहीं आता कि गुडविल एक्चुअली मैं कैलकुलेट क्यों कर रहा हूं। आने वाले चैप्टर्स में भी आप देखोगे ना, काफी बार आपको गुडविल की कैलकुलेशन करने को मिलेगी, ठीक है ना। तो सर यहां पर ध्यान लगा के समझ लीजिए कि एक्चुअली गुडविल का वैल्यूएशन पार्टनरशिप फर्म के लिए हम लोग करते क्यों हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगा हो मेरा ये पढ़ाने का तरीका, ठीक है। अगर आज का टॉपिक और आज का पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा सर, एग्जांपल्स मेरे आपको समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज कमेंट करो, यस सर वी गॉट योर पॉइंट। कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है सर, वो भी आप बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, और 3 या 4 टाइप के मेरे मेथड है सर, और एक एक क्लास लगा के हम लोग एक एक मेथड को खत्म करते जाएंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सुपर डुपर इजी चैप्टर है सर इसमें, और बहुत स्कोरिंग है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जिस फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूं बस उस फ्लो में पढ़ते जाइए, और हाँ घर जाके जरूर रिवाइज करिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।